हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? हम तो गोरे हैं, बस आप ही काले हो। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ आप सबकी तबीयत एकदम ठीक है, घर पे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी आप अपना काम करो। पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। स्कूल में नहीं पढ़ते तो घर पे क्या खाक पढ़ेंगे? आज हम देखिए पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एक बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। ये तभी यूज़फुल होता है जब हमें कोई सा क्वेश्चन जो 3D में दे दिया जाए। जब जो क्वेश्चन हमको 3D में दिया जाएगा तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब 3D में जैसे कि हमें सोचना हमारे लिए बहुत टफ एक टास्क हो जाता है कि हमको 3D में सोचना है कि अब ये चीज़ एक फोर्स सामने आ रही है, एक फोर्स पीछे जा रही है, या चीज़ें कहाँ हो रही है, ये इमेजिन नहीं होता है। तो हमने इसको क्या किया, वेक्टर फॉर्म में तोड़ लेते हैं हम उसको, और वेक्टर फॉर्म में तोड़ते ही हमें चीज़ें आसान हो जाती है। इसलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं। पहला है पोजीशन वेक्टर और दूसरा है अपने पास यूनिट वेक्टर। जिसको आता है वो भी इसको स्किप कर सकता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर दोनों के टर्म्स में वेक्टर है, और मैंने बोला था वेक्टर चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरी फिजिक्स में जैसे दो चैप्टर्स मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब हमको अच्छे से आना चाहिए। पहला है बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा है वेक्टर। चीज़ें उससे काफ़ी आसान हो जाती हैं आगे, क्योंकि छोड़िए इसके पीछे बात नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, कोई सा भी वेक्टर क्वांटिटी अपने पास होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। कोई सा भी वेक्टर हो तो उसके पास मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, और डिनोट करते हैं इसको हम लोग कैप से। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए कैप से। और ये डिफाइंड है कि किसी वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऑब्वियस सी बात है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बचती है, मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो जाता है। मान लो अब 10 आई कैप लिखा है, सॉरी ये तो चीज़ें, मतलब कि आप 10 किलोमीटर ईस्ट में जा रहे हो तो आपको 10 से डिवाइड कर दो। क्या ईस्ट में 10 से डिवाइड करोगे कि ईस्ट अपॉन 10, यानी ईस्ट का 10वां हिस्सा? ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी, ये मीनिंगलेस है ये चीज़। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे और क्या हो जाएगा, अपने पास एक आएगा, सिर्फ ईस्ट बचेगा जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर का काम वही है, ए कैप से उसको लिखते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये वेक्टर का टॉपिक है। और पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी प्लेन या किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट को हम लोग किसी एक को फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। फिर से, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेस या किसी प्लेन में बताता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि यहाँ पे ओरिजिन होता है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे कि आप किसी भी चीज़ की जो डिस्टेंस है वो अपने रेस्पेक्ट में बताते हो। कोरोना नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा एकदम ठीक हूँ, घर पे रहा हूँ पूरे टाइम तक, तो फिर चांस बिल्कुल भी नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है एक्स वाई। तो जैसे कि हम किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं अपने रेस्पेक्ट में। जहाँ से मैं अगर मानता हूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, 12th जहाँ से पास आउट किया था, वो मेरे घर से 4 किलोमीटर के आसपास दूर था। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा स्कूल है वो 4 किलोमीटर दूर है। आपके किसी का तो फिर 100 मीटर होगा, और किसी का शायद 4 के बजाय मतलब 10 किलोमीटर हो सकता है। तो वो हम लोग रेस्पेक्ट में बताते हैं ना। एक अपना फिक्स्ड पॉइंट है अपना घर, और एक फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट है अपना स्कूल, उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं। अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मतलब ये एक पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं हम लोग। सेम चीज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने पास कोई पॉइंट P है जिसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, या x, y ले लेते हैं।
तो क्या होता है, उसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, ये ओरिजिन मिल गया। तो यहाँ पे ओरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स 0,0। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द पोजीशन वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में होता है। ये पोजीशन वेक्टर था। थोड़ी सी चीज़ें मैंने क्लियर की, बहुत ही छोटा सा मैंने आपको एक हिस्सा बताया है ताकि आपको चीज़ें आगे क्लियर हो जाए। आप ये जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में। आइए देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ से क्या कहता है। हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी पेन निकाल के नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा से कहता हूँ अपने नोट्स में जो होता है वो फीलिंग्स जुड़ी होती है, अपने जो नोट्स होते हैं वो इमोशन से जुड़े होते हैं। वैसे भी लिखी लिखाई चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल होती ही है और वो भी इससे बेटर मिलेंगी शायद। तो मान लेते हैं अपने पास ये ओरिजिन है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा गया है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 रखा गया है। एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 रखा गया है। जो Q1 है वो यहाँ से R1 वेक्टर पे है और जो Q2 है वो यहाँ से R2 वेक्टर की डिस्टेंस पे है। अब हमको बताना है कि इस Q1 की वजह से इस Q2 को फोर्स कैसे लगता है, तो हमको दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपसे पूछ रहे हैं इस Q1 की वजह से इस Q2 पर फोर्स कितना लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। अब जिसके ऊपर फोर्स निकालना है उसको हम लोग हेड पकड़ा देते हैं, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है उसको हम लोग हेड पकड़ा देंगे। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, जिसको हम लोग लिख रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये लिखना आई होप सबको आता होगा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने माना आर वेक्टर। ये आर वेक्टर। यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन थोड़ा सा यूज़ करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर कोई से पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वेक्टर पे, तो जो आपको एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं वो एक साइड, देखिए R1 वेक्टर R1 और वेक्टर R, ये हमको एक साइड घुमा रहे हैं और जो R2 वेक्टर हमको अपोजिट साइड घुमा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर। और यहाँ से हम लोग R वेक्टर की जो वैल्यू वो निकाल सकते हैं, जो हमको मिलेगी R2 माइनस R1। और अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिख रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड अभी भी वही रहेगा K Q1 Q2 बाई इनके बीच का जो सेपरेशन है मॉड ऑफ R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन जुड़ जाएगी जो कि वही डायरेक्शन होगी जो R वेक्टर की डायरेक्शन है, जो वेक्टर R की डायरेक्शन है। R वेक्टर बोलो चाहे वेक्टर R बोलो, मैं तो दोनों बोलता हूँ, कोई क्या सही है मुझे नहीं पता, मैंने कभी टीचर से बोला नहीं और ना ही टीचर ने मुझे बताया। बुक्स में भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, दोनों ही कंफ्यूज करते हैं। तो बुक्स जीनियस है। मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी, पहले में वेक्टर आर लिखा था, दूसरे में मतलब हर जगह वेक्टर आर लिखा था, लेकिन और जो टीचर्स हैं वो आर वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर ए। ऑब्वियस सी बात है, जो सही चीज़ है वो है वेक्टर आर कैप बाद में, जैसे कि वेक्टर आर, इसको बोलते हैं R1 वेक्टर, टीचर्स मतलब R1 वेक्टर। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था अपने टाइम पे और वो भी कंफ्यूज ही हूँ, तो मैं अपनी कन्फ्यूजन आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं वेक्टर R1, ये सही तरीका है, लेकिन R1 वेक्टर गलती से निकल जाता है, क्या किया जाए। अब जो चीज़ हम लोग मतलब पकड़ के बैठ गए हैं वो छूटती नहीं है ना, तो गलती से कहीं ना कहीं निकल जाता है कि R1 वेक्टर, जबकि इसका रियल जो टर्म है वो होता है वेक्टर R1। और अगर आपको जो भी चीज़ आप लोग अगर ऑफेंड हो रहे हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है वो क्या हो जाएगा, वो इतना है, ये इसके उसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। देखिए अच्छा, आर कैप क्या है, आर कैप एक बेसिकली एक आर वेक्टर की डायरेक्शन में खींचा गया एक यूनिट वेक्टर का एक इकाई, यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है जिसको हम लोग आर कैप लिखते हैं। और आर कैप डिफाइंड है ऐसे K Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। उस वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ऐसे डिफाइंड होता है। अभी तो पिछले टाइम पे बताया था, कुछ सेकंड्स पहले तो बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे आर वेक्टर का अपन वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 इज इक्वल टू F Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, दैट इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसमें 2 चीज़ें हमको याद रखनी होती हैं।
जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसको हम लोग हेड देते हैं, और यहाँ पे जो Q1 Q2 है उसको साइन के साथ पुट करते हैं। पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, यानी साइन के साथ पुट करेंगे। ऐसा साइन के साथ पुट करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे हमने माना कि Q1 और Q2 क्या है, पॉजिटिव है, तो रिपेल करेंगे तो फोर्स भाई इधर ही आएगी। लेकिन अगर Q1 Q2 नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगी, और यहाँ पे नेगेटिव यानी आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और नेगेटिव वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, ये अगर ए वेक्टर है और तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, दैट्स इट। उसी के एग्जैक्टली अपोजिट में होता है, वेक्टर है, दैट्स नॉट माई मिस्टेक, नोट कर लीजिए। सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, बुक्स में कुछ भी लिखा होता है बट टफ नहीं होता है, मैं आपको इस मतलब बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए R2 क्या है, उस वेक्टर की पोजीशन है जिसके ऊपर हमको फोर्स निकालना है, R1 क्या है, जिसकी वजह से उस पर फोर्स निकालना है। हाँ, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 सिस्टम की बात की, आगे आपको जो क्वेश्चन उसमें आपको 6, 7 या 4, 5 सिस्टम मिल सकते हैं। यहाँ पे R2 क्या है, वो वाला वेक्टर है जिसके ऊपर हमको फोर्स निकालना है, उसकी पोजीशन है कि यहाँ से उसका पोजीशन फिक्स है। लेकिन R1 वेरी कर रहा है सवाल में, मतलब मान लो कि यहाँ पे Q1 Q3 हो जाता तो R2 मैंने साथ से लिखना पड़ता, नहीं आया। अरे सिंपल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि R2 तो फिक्स है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स निकालना है, लेकिन जो R1 है वो वेरी कर सकता है ना, Q1 वेरी कर सकता है। एक Q1 एक दूसरा चार्ज यहाँ पे रख दूँ, भाई 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसान लगी चीज़ें। और R1 माइनस R2, ये R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1, तो बस सिंपल है भाई, R1 कुछ भी हो सकता है लेकिन R2 तो फिक्स है। और आपको ये करना आता है कि Q1 Q2, बस ये इसके साथ खेलना है। और मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे लिखा गया है, कोई वेक्टर ऐसे मान लेते हैं OP वेक्टर है, OP वेक्टर लिखा गया है एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट में होता है। वेक्टर चीज़ें हैं बस, दैट्स योर आंसर। मैं मिटा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं होता है साहब, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट से डरने लगता सर, क्वेश्चंस से लगता है। आइए क्वेश्चन करते हैं, ऐसा लल्लू टाइप का क्वेश्चन किया जाए, नहीं अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, आसान है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन अच्छा ले देता हूँ, आपको बुक में ऐसे छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब ऐसे बहुत ही करा ही देता हूँ। एक ऐसे अपने पास एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे लिखा गया है -3Q ऐसे, और यहाँ पे अपने पास एक इसका पोजीशन वेक्टर 3, 4 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5 और 6। तो बताना है Q की वजह से -3Q पर कितना फोर्स लग रहा है। बेसिकली इसको कूलाम ले लो तो सिंपल रहेगा, और यहाँ पे 1 कूलाम है, यहाँ पे -3 कूलाम है, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। R2 क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा 5 आई कैप प्लस ऑफ 6 जे कैप, R1 क्या हो गया 3 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप, दैट्स इट। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या है R2 माइनस R1 होता है, क्या हो जाएगा 5 - 3 2 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट में 2 2 * 4 प्लस 2 2 * 4, तो 4 + 4 8, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। तो अपन देख लेते हैं, फोर्स ऑन, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू -3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में ये है √8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये R वेक्टर, तो क्या हो गया 2i + 2 जे कैप, दैट्स इट। 2 कॉमन करके आप सॉल्व भी कर सकते हो। सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल, यू विल गेट योर आंसर। आपको बस इसके साथ खेलना आना चाहिए, आप इसके साथ तो खेल चुके हो। अब इसका यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हम लोग सिंपल बता देंगे कि भाई साहब इसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर और इधर लगेगा, अब अट्रैक्टिव फोर्स है, बात खत्म।
अब हमको इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत हम मतलब ये यूज़फुल तब होता है जब हमें क्वेश्चन में 3D में इमेजिन करने को बोल दिया जाए। ऐसा हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकता ना, कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमें क्वेश्चंस में 3D क्वेश्चन जो है वो 3D में इमेजिन करने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, बोलने में आज मेरी जीभ फ्लम्बिंग मतलब क्या बोलते हैं, अटक रही है, क्योंकि मेरी जीभ में छाले पड़े हैं, सब्जी तीखी लग रही थी आज। बहुत बड़बड़ करते हो बच्चे, है ना, काफ़ी लोग तो यही बोल रहे होंगे। मेरा ये बना नहीं है ढंग से, मुझे एक मिनट पीछे से देखना पड़ेगा। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, ये बहुत ही विकृति सी आकृति है, और इस आकृति को हम सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। ये यहाँ पे है, फिर से बना लेते हैं। आइए साथ में मिलकर बनाएंगे अच्छा सा, इस बार अच्छा सा। देखो फिर से टेढ़ा हो रहा है। मेरे से फिगर कभी नहीं बनता, मेरे आर्ट्स में नंबर हमेशा कम आए थे, बहुत कम आ रहे थे। मैं तो मतलब समझ लो कि 10th के बोर्ड में मेरे तो बहुत ही कम आ गए थे, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज डाउन हो गया था। फिर अब स्कूटनी का फॉर्म ही नहीं डाल सकता था, क्योंकि आर्ट मुझे पता था मैंने कैसे बनाई थी, और जिस स्कूल में नाम लिखा था वहाँ पे आर्ट के अलावा कोई दूसरा चॉइस थी ही नहीं। लेकिन सभी लोग रो रहे थे, जो मेरे साथ, जो मेरे फ्रेंड्स, जो चाहे उन्होंने संस्कृत ली थी या कॉमर्स लिया था, सभी लोग रो रहे थे। ये अपने पास एक स्क्वायर है, मान लिया, माना, लेट इट इज ए स्क्वायर, लेट इट इज अ स्क्वायर, जिसकी साइड ए है, और ए इजको हमने ले लिया 1 मीटर, और इसके हर एक साइड पे एक चार्ज रखा गया है, ये क्यू 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 और एक क्यू, 8 चार्जेस रखे गए हैं। और क्वेश्चन ये है कि इस वाले चार्ज पे हमको फोर्स बताना है। चलो नंबरिंग कर देता हूँ, आसान हो जाएगी। ये Q1 है, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5, ये Q6, ये Q7, ये Q8। तो हमसे बोला गया है Fnet on 6, Fnet on Q6। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन करने को बोल दिया इसने। मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। इस Q6 के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? 7। ये अपने वो वजह से आप खुद पर फोर्स तो नहीं लगा रहा होगा, तो इस Q6 पे 7 फोर्सेस लग रही होंगी, और 7 फोर्सेस की डायरेक्शन आप सोचो तो अलग अलग है। इस Q7 की वजह से फोर्स मेरे सामने मतलब इधर आ रहा होगा, और इस Q5 की वजह से फोर्स इधर है, Q3 की वजह से फोर्स ऊपर है, मतलब ये 3 देख लो, डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग उसको नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑरिजिन मानना पड़ेगा। एक पोजीशन, एक पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हमको बताना पड़ेगा। आप Q6 को भी मान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे Q1 को मानूंगा। अब Q1 को इसलिए माना क्योंकि चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि हमारे रिलेटेबल है, इसको मैं ऐसे मानूंगा कि ये अपना ऑरिजिन है, ये अपने पास है वाई जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ये वाई है, ये एक्स है, और ये कितना है? ये कौन है? ये जेड एक्सिस है। चीज़ें रिलेटेबल हो जाएंगी ना, हमें चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, ये जो चीज़ है ये हमने कभी भी ना कहीं सुनी और पढ़ी है, इसलिए यहाँ पे मान लो। वैसे भी यहाँ पे मानोगे तो भी आसान है कि आपके पास जो R2 का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी के वैल्यूज तो डिफरेंट करेंगी। तो हम लोग माना यहाँ पे Q1 है। अब सभी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट लिखना आता है ना, Q2 के जैसे मैं लिख रहा हूँ। Q1 का कितना हो जाएगा? 0, 0, 0। Q1 का कितना हो जाएगा? 1, 0, 0। विदोषम इसको O बोलते हैं, 1, O। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए X प्लेन में और Z प्लेन में है, तो इसमें Y तो 0 रहेगा, लेकिन ये X में आगे चला है, Y में नहीं चला है, और Z में चला है। मैथमेटिक्स। ये क्या है? Z में चला है, तो क्या हो जाएगा? 0, 0, 1। वैसे ये देखिए Y और Z में, तो इसमें X 0 होगा, तो 0, 1, 1। ये सिर्फ Y में चला तो 0, 1, 0, और ये सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में चला तो क्या हो जाएगा? 1, 1, 0, और ये तीनों प्लेन्स में है, तो ये Q6 का क्या हो जाएगा? 1, 1, 1। दैट्स इट। अभी हमने कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि देखो R2 फिक्स है। यहाँ पे R2 क्या है? वो फिक्स है, जिसकी वैल्यू है I कैप प्लस J कैप प्लस ऑफ K कैप। R1 की वैल्यूज वेरी कर रही हैं। जैसे R1 यहाँ पे देखो क्या है? 0,
R1 यहाँ पे क्या है आई कैप, R1 यहाँ पे क्या है आई कैप प्लस के कैप, यहाँ पे R1 क्या है के कैप, यहाँ पे R1 क्या है जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे R1 क्या है। आपको समझ में नहीं आया? देखो R1 तो वेरी कर रहा है ना, R1 तो वेरी कर रहा है ना, ऐसे कहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। R1 देखो वेरी कर रहा है, यहाँ पे R1 दूसरा है, यहाँ पे R1 दूसरा है, यहाँ पे R1 दूसरा, वो मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मतलब R1 R2 R3 तो बोल ही सकते हो ना आप। मैं वो डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर डेरिवेशन में इसको R1 मानो, इसको सिस्टम मान लो, इसको सिस्टम मान लो, इसको सिस्टम मान लो। वेक्टर में एक चीज़ बोली जाती है ना कि कोई से भी दो वेक्टर है वो एक प्लेन में हो जाते हैं, आप दो वेक्टर को एक प्लेन में शिफ्ट कर सकते हो। तो वही सिंपल है भाई, ये दो पॉइंट्स को पकड़ोगे आप एक प्लेन में शिफ्ट कर दोगे, है ना। क्लियर है? चलिए तो आइए लिखते हैं। अच्छा इस 6 वाले के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 4 कितना हो जाएगा? के Q1 Q6 इंटू R1 R2 कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और 1 कितना है 0 0 0, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या हो जाएगा √3 का क्यूब। अरे 1 + 1 + 1 कितना होगा √3 हो जाएगा। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 के Q1 और Q2। एक काम करते हैं यहाँ पे और आसान करने के लिए इसको मान लेते हैं Q1 = Q2 = Q3 = Q4 डैश 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 = Q8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ², ये भी हो जाएगा KQ²। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है आई कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे कैप प्लस के कैप, माइनस से तो करना है, तो आई कैप माइनस हो गया, तो क्या हो गया नीचे √2 का क्यूब। अच्छा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3 क्या हो जाएगा KQ²। अब देखिए आई कैप है, जे कैप तो नहीं है, के कैप है, तो बचा कौन जे कैप, तो KQ² जे कैप अपॉन √1 का क्यूब। ऐसे देखो आप फोर्सेस लिख सकते हो। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे तो काफ़ी फोर्सेस आएंगी ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4। अच्छा 4 की वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, देखो सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट क्या है R1 कितना है के कैप, R1 कितना के कैप, तो R1 में से के कैप घटाओगे तो क्या हो जाएगा आई प्लस जे कैप, तो कितना हो जाएगा KQ² आई कैप प्लस ऑफ जे कैप अपॉन √2 का क्यूब। एक आर ऊपर भी तो गया था, वो ऊपर नहीं मतलब ऊपर डिनोमिनेटर से, एक न्यूमरेटर में था एक डिनोमिनेटर में था, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए थे ना। क्या बोला, कुछ नहीं समझ में आया। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5 कितना हो जाएगा KQ²। अच्छा 5 वाला कहाँ पे है, 5 वाला यहाँ पे है, Q5 मतलब 5 वाला। इसके लिए R1 क्या है आई कैप तो है नहीं, जे कैप है प्लस के कैप है, तो जे कैप प्लस के कैप तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा KQ² आई कैप अपॉन क्या हो जाएगा 1। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7 कितना हो जाएगा KQ², 7 की तरह ये रहा आई कैप प्लस के कैप सॉरी जे कैप, तो कितना बचेगा के कैप। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8 KQ², इसका क्या है सिर्फ और सिर्फ जे कैप, तो क्या बचेगा आई कैप प्लस ऑफ के कैप √2 का क्यूब। मैंने 7 फोर्स लिख दी 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 फोर्सेस लिख ली हैं, सिंपल। अब हमको क्या एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ फोर्सेस जो आई कैप के साथ में आ रही होंगी प्लस कुछ फोर्सेस जो है वो जे कैप के साथ में आ रही होंगी प्लस कुछ फोर्सेस जो है वो के कैप के साथ में आ रही होंगी। आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एक लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना, मैं आई कैप वाले लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए आई कैप वाला ये कहाँ पे, मैंने काफ़ी कचड़ा कर दिया ना। देखिए KQ² आई कैप अपॉन √3 का क्यूब, पहला ये रहा, तो क्या है KQ² अपॉन √3 का क्यूब। एक आई कैप वाला मिल गया, आई कैप वाला यहाँ पे नहीं है, आई कैप वाला यहाँ पे नहीं है, आई कैप वाला यहाँ पे है, तो KQ² √2 का क्यूब, KQ² √2 का क्यूब, तो प्लस में क्या आ जाएगा KQ² √2 का क्यूब प्लस में आई कैप तो यहाँ पे तो KQ², तो क्या हो जाएगा
के क्यू स्क्वायर, क्या और बच रहा है अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर रूट 2 का क्यूब एक और बच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो मतलब ऐसे ऐसे आप मिल सकते हो। फिर बाद में अगर आपको एफ नेट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मान लेता हूँ मैं आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड मतलब इसके साथ मान लेते हैं कुछ तो भी F1 आ रहा होगा, इसके साथ F2, इसके साथ F3, तो क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ऑफ F3 का स्क्वायर। ये भाई वेक्टर इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं आपको, मतलब सॉल्व कर सकते हो, अच्छा है, मतलब बुक्स में देखिएगा आपको मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ सॉल्व करना बता रहा था ना कैसे करते हैं। क्या नीचे वाली चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल एकदम क्लियर है, ठीक ठाक है। चलिए नोट कर लीजिए, आप कुछ समझ में आया नोट कर लीजिए। अगर समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं, मतलब मेरे साथ, या तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत टफ तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, आप इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिन जो पावर है वो थोड़ी सी आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशन कुछ है ही नहीं ना भाई। वेक्टर आना चाहिए थोड़ा सा, बस आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ये इट्स ऑल मैथमेटिक्स। आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आपने ये लिखना मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ऐसे ठीक है मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा लेकिन वेक्टर में तो पढ़ाया जाता है ना। ये 12th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है और ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है, इसलिए शुरुआत में। और ये आपकी इमेजिनेशन को, मतलब या तो आप इमेजिन करो, और इमेजिन करने में ये फोर्स लिखने में मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन को। तो जब भी क्वेश्चन 3D में आ जाए तो अपने दिमाग में क्या स्टे करना चाहिए कि भाई साहब जो क्वेश्चन है वो 3D अब वेक्टर का हो गया है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में चले जाना चाहिए। हाँ कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैं ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे अगर 3D में चला गया, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको तुरंत वो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म से करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम लोग ने उसको मतलब क्या किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म करके सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज का, और शायद लास्ट क्वेश्चन हो। मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पिरामिड है, मेरे से बन नहीं रहा था। मैंने ये वीडियो इसके पहले भी शूट किया था, मैंने शायद 8 ट्राइज किए थे, मेरे से फिगर नहीं बना था। मैं आपको एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे ट्राई नहीं किया है, बोलने में क्या है, शायद बन जाए इस बार। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, मेरे से बन नहीं रहा है, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत ही बड़ा नहीं बनाते इसको, छोटा सा। यहाँ पे एक प्रिज्म है और इसके ऊपर एक इसका जो वर्टेक्स है वो ऐसा कुछ है, इसका एक वर्टेक्स ऐसा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसकी ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स ये √2a है, ये जो स्क्वायर है ये √2a है। और इस पिरामिड की जो हाइट है वो a है, इस पिरामिड की जो हाइट है वो कितनी है, a है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन की मतलब यहाँ से ऐसे ये जो साइड है वो √2a है, वो कितनी है, √2a, और इसकी जो हाइट है वो a है। शायद क्लियर हो रहा होगा, मतलब चार्जेस कॉर्नर्स पे रखे हैं Q और यहाँ पे एक Q और एक यहाँ पे रखा गया है। पिरामिड अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, शायद आपको इमेजिन कर सकते हो आप, बहुत ही सिंपल है यार। ये A है, अब इसको सॉल्व करना है, बताना है कि अच्छा मतलब ये 1 ये 5 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, या 1 5 ले लेते हैं, ठीक है। F नेट ऑन 5 कि फोर्स 5 पर कितना लग रहा है। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा ट्राई करिए, मैं तो बताऊंगा ही। मैं सिर्फ 3 तक गिन रहा हूँ, 3, बाकी 1 2 और 1 में गिने थे ना। तो फोर्स ऑन Q, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हमको ऑरिजिन कहाँ मानना पड़ेगा। इस सॉल्व को सॉल्व करने के लिए आप मेरी मानो तो ऑरिजिन ऐसा बीच में मान लो, ऑरिजिन जो बीच में रहे, ये वाला पॉइंट। तो जब आप और ऐसा तिरछा मान लो तो आपको जो फिगर है वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं ऐसा थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करता हूँ। ये एक पॉइंट यहाँ पे है,
ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, एक पॉइंट नीचे यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ, नहीं मिल रहा है, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ। मेरी ड्राइंग फिर से बोलता हूँ ना, काफ़ी अच्छी है ना, बहुत ही घटिया ड्राइंग है। तो ये आपके पास स्क्वायर है, ये वाली साइड √2 a = 1, ये √2, ये √2, ये √2, ये √2, और एक जो सामने जो चार्ज है ये इसके जो पीक पे रखा है वो मान लीजिए ऐसा सामने है, पॉजिटिव z एक्सिस में, वैसे सामने है, वो भी तो ए पे ही होगा ऐसे, मेरे हाथ मतलब मेरा हाथ कुछ ज़्यादा बड़ा होगा लेकिन यहाँ पे ऐसे कहीं रखा होगा ए पे। तो ये जो फिफ्थ चार्ज है वो यहाँ पे कहीं रखा गया है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0, 1। ये फिफ्थ चार्ज है, फिफ्थ चार्ज है। और क्या जो यहाँ पे मान हर जगह तो क्यू ही रखा है, तो कुछ भी मान सकते हो आप, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4, बस। तो Q1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्या 1, 0, 0, इसका 0, -1, 0, इसका 0, सॉरी -1, 0, 0, इसका क्या हो जाएगा 0, 1, 0। ये तो लिखना आता होगा, आई होप चीज़ें आसान लग रही होंगी। अब तो आप सॉल्व कर सकते, बहुत सिंपल है। R2 की वैल्यू कितनी है, ओनली k कैप। R1 की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, R1 यहाँ पे क्या है i कैप, यहाँ पे क्या है R1, यहाँ पे R1 कितना है -j कैप, यहाँ पे R1 कितना है j कैप, और यहाँ पे R1 कितना है -i कैप। दैट्स इट, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। मैं करता हूँ, रुको। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 k q स्क्वायर k कैप -i कैप अपॉन √2 का क्यूब। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 = k q स्क्वायर k कैप प्लस रहेगा माइनस ऑफ j कैप अपॉन √2 का क्यूब। जो पढ़ने वाले बच्चे वो साथ में करें, जो बाकी नोट करने वाले हैं वो मेरे बाद नोट करके समझ सकते हैं। k q स्क्वायर k कैप प्लस i कैप अपॉन √2 का क्यूब। जो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 है वो कितना है k q स्क्वायर k कैप माइनस ऑफ j कैप, सॉरी प्लस ऑफ j कैप रहेगा √2 का क्यूब। दैट्स योर आंसर। ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, अभी भी उतना अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है। जो हो जाएगा आपका, चारों फोर्सेस हमने लिख ली भाई, पाँच सिस्टम है और 5 के 4 ही तो फोर्स लगेंगे। एक चार्ज पे, एक इंडिविजुअल चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा 4। खुद की वजह से कोई सा भी फोर्स नहीं लगता है, ये हमने क्लियर कर लिया था ना पहले ही ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स देखते हैं। तो आई कैप और जे कैप अलग करना है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, सब में देखिए के कॉमन है, तो 1 के 2 के 3 के 4 के, तो 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का क्यूब के कैप। बाकी -i कैप, के क्यू स्क्वायर -i कैप है। एक मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए के क्यू स्क्वायर -i कैप अपॉन दिस। अच्छा देखिए सभी में ये जो चीज़ है ये कॉमन है, इसको कुछ भी मान लो a, कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा a k कैप, a k कैप, a k कैप, a k कैप। तो 4a आया, देखो 4 टाइम्स ऑफ a आया, लेकिन यहाँ पे क्या है -a कैप प्लस a कैप, -aj माइनस, अरे यार -a प्लस a कैंसिल आउट, तो बचा कौन, यही तो बचा। दैट्स योर आंसर। नहीं आया, अरे सिंपल है यार, ये a है, ये k है, तो a 4 है, लेकिन a माइनस ai प्लस ai कैंसिल आउट, -aj प्लस aj कैंसिल आउट, तो बचा कितना 0। तो नेगेटिव फोर्स कौन सा बचा, ये वाला तो बचा। इमेजिन भी कर सकते हो यार, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे पीछे लग रहा होगा और एक फोर्स इसके सामने ऐसे लग रहे होंगे, और सारे के बीच का एंगल कितना रहेगा थीटा। जब हम उनको रिजोल्यूट करेंगे तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा।
अरे ये चीज़ ऐसे है ना, इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक लग रहा होगा, एक इसके साथ ऐसे लग रहा होगा, ये एक फोर्स इसके सामने ऐसे लग रहा होगा, ऐसे मतलब ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसे नीचे, और इसकी वजह से एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसकी वजह से एक फोर्स ऐसे इधर, इसकी वजह से एक फोर्स इधर, ऐसे इमेजिन करके देख लो यार, छोड़ो इमेजिन क्यों कर रहे हो, ऐसे रट लो, सॉल्व कर लो, दैट्स योर आंसर। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, बेसिकली बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बहुत ही सिंपल तो नहीं कह सकता मैं।